वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका जनसदन में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों की मालिकाना हक को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश की मलिन बस्तियों को 3 साल तक राहत देकर अतिक्रमण की जद में आ रहे बस्तियों को नहीं हटाने का फैसला लिया। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद से ही चुनावी साल में मुद्दा वोट बैंक का सबसे अहम मुद्दा बन चुका है और विधानसभा सत्र के दौरान भी आज ये मुद्दा उठाया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मलिन बस्तियों की मालिकाना हक को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन रायपुर विधायक उमेश शर्मा ने तारांकित प्रश्न में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से अवैध निर्माणों को नोटिस संबंधित सवाल उठाया, जिसमें सरकार की ओर से दिसंबर 2017 से 2020 तक आवासीय निर्माण में 3266 अवैध निर्माण को नोटिस जारी करने का जवाब दिया गया। सरकार के जवाब को कुछ सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर खारिज कर दिया। पहले तारांकित प्रश्न करने वाले रायपुर विधायक उमेश शर्मा ने सरकार के जवाब पर प्रश्न चिन्ह लगाया। उसके बाद धर्मपुर विधायक विनोद चमोली, राजपुर विधायक खजान दास भी बोलने लगे। ऐसा लगा मानो सत्ता पक्ष के विधायक नहीं बल्कि विपक्ष के विधायक सरकार से सवाल कर रहे हैं। और जिस दौरान सवाल जवाब का दौर चल रहा था, विपक्ष शांत मुद्रा में बैठा था क्योंकि मलिन बस्तियों से जुड़ा हुआ मामला था। अभी तक प्रदेश भर में चिन्हित मलिन बस्तियों की संख्या 582 के आसपास है। इनमें से 123 देहरादून में है। त्रिवेंद्र कैबिनेट से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के अलावा पुनर्वास और पुनर्स्थापन की कार्रवाई के लिए 3 साल का समय मिला। इस कवायद से न केवल राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश की मलिन बस्तियां फिलहाल किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से बच गई। लेकिन सदन के अंदर रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा कि एमडीडीए से मलिन बस्तियों को नोटिस जारी हो रहा है, जिसका जिक्र सरकार ने खुद अपने जवाब में किया। देहरादून मेयर रहे धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने सदन के अंदर सरकार को बताया कि जिस मामले को लेकर कैबिनेट ने राहत दी उसमें एमडीडीए नोटिस जारी नहीं कर सकता है। बीजेपी की सरकार के चुनावी साल में मलिन बस्तियों को 2024 तक राहत देने के फैसले के बाद से ही कांग्रेस लगातार राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुई है। कांग्रेस मलिन बस्तियों को मालिकाना हक को लेकर चुनाव में जनता के बीच जाने का ऐलान कर चुकी है। बहरहाल चुनाव से पहले मलिन बस्तियों का मालिकाना हक बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन चुनाव निपटने के बाद मुद्दा ही रह जाता है। वीआईपी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले मलिन बस्तियों के मालिकाना हक को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश की धामी सरकार ने प्रदेश की मलिन बस्तियों को 3 साल तक राहत देकर अतिक्रमण की जद में आ रहे बस्तियों को नहीं हटाने का फैसला लिया है। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव और उससे पहले एक बार फिर से मलिन बस्तियों के मालिकाना हक का मुद्दा उठ चुका है। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपको सीधा ले चलते हैं हमारे देहरादून स्टूडियो। शुक्रिया नुपुर, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जनसदन में चर्चा का मुद्दा है मलिन बस्ती सिर्फ चुनावी मुद्दा, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सुभाष बरथवाल जी पूर्व राज्य मंत्री हैं और वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं। सुभाष जी, आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। अविनाश मणि जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। अविनाश जी, आज की इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। और नवीन प्रसादी जी प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। नवीन जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले बरथवाल साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। बरथवाल साहब, अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो 582 मलिन बस्तियां यहां पे हैं, जिसमें से 123 देहरादून में ही है। ये कहीं ना कहीं मुद्दा हर साल उठता है, खासकर जब चुनाव नजदीक आता है तो ये मुद्दे नेचुरली है कि उठते चले जाते हैं। अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, आज भी विधानसभा के तीसरे सत्र में अगर हम बात करें तो रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ जी ने इस मुद्दे को उठाया। उसके साथ ही धर्मपुर विधायक विनोद चमोली जी और राजपुर विधायक खजान दास जी ने भी इस मुद्दे को उठाया। हालांकि विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसका कारण यह भी था कि मलिन बस्तियों से जुड़ा हुआ मामला था। अगर हम मलिन बस्तियों की बात करते हैं, ये मुद्दे हर साल उठते हैं, नियमितीकरण को लेकर मुद्दे उठते हैं, लेकिन फिर
जस की तस स्थिति हो जाती है, चुनाव विधायक जीत जाते हैं, उसके बाद स्थिति वही की वही रहती है। लगता नहीं कि कहीं ना कहीं ये मुद्दे केवल चुनाव के समय उठते हैं। सुभाष जी, देखिए, मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो है प्रावधान लेकर आई और खनौड़ी जी के समय भी जो है उसके लिए प्रोविजन किया गया था। पिछली सरकार में त्रिवेदी जी के समय भी जो है इस संकल्प को दोहराया गया। और अभी जो इस समय जो है वर्तमान में जो सत्र चल रहा है उत्तराखंड के अंदर विधानसभा का, उस सत्र में भी देखिए जो न्यायालय से जो जिन बस्तियों के संदर्भ में कहा गया कि उनको जो है एक निश्चित अवधि में जो है विस्थापित किया जाना है, उसके संदर्भ में भी ये हमारे संकल्प को दर्शाता है, हमारी चिंता को दर्शाता है। ये हमारे जो हमने लोगों से वादा किया उसको दर्शाता है कि हम एक विधेयक लेकर आए हैं विधानसभा के अंदर, जिससे जो है उत्तराखंड नगर निकाय एवं प्राधिकरण अधिनियम के तहत जो है लेकर उसको आए और ये कहा है कि जो है हम 2024 तक जो है ऐसी बस्तियों को अभी उस पर किसी तरह के जो है कोई हटाने का कोई जो है प्रावधान नहीं होगा और उनको विस्तार धीरे धीरे करके जो है जिस तरह से जो है समय आगे गुजरेगा उसमें जो वित्तीय प्रावधान के तहत एक सुनियोजित तरीके से जो है उनको जो है विस्थापित करने का या फिर जो अन्य बस्तियां इससे इतर जो न्यायालय के आदेश से इतर जो बस्तियां हैं उनके नियमितीकरण के संदर्भ में जो रह गई हैं उनके नियमितीकरण के संदर्भ में जो है वो प्रावधानों को सरकार जमीन पर उतारने का काम कर रही है। तो तत्काल कहीं पर भी जो है किसी बस्ती के अंदर किसी को हटने या फिर जो है वो स्वामित्व के में परिवर्तन के जो है कोई इस तरह के दिशा निर्देश, इस तरह के जो है प्रावधान, इस तरह का जो है कोई कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं हो रही है, बल्कि जो है उनको संरक्षण देने का काम सरकार कर रही है, जिनके संदर्भ में न्यायालय ने जो है कोई उस पर जो वर्डिक्ट दिया है। मैं समझता हूं कि किसी को भी इस संदर्भ में न तो घबराने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है और मलिन बस्तियों के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार जो है बजट में हम प्रावधान करते रहे हैं, चाहे सड़कों का विकास मलिन बस्तियों के अंदर हो, चाहे पेयजल का विकास मलिन बस्तियों के अंदर हो, चाहे जो है अन्य जो सरकारी सुविधाएं, चाहे वो राशन कार्ड का सवाल हो, वो लगातार प्रक्रिया जारी है, उसमें कहीं भी कोई किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। और मैं समझता हूँ कि और ये सरकार निरंतर जो है मलिन बस्तियों की चिंता के साथ आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। अविनाश जी, जिस तरीके से देखिए हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड बाल्यावस्था से निकल के युवा अवस्था में पहुंच चुका है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण का मामला वही का वही है, चाहे हम कांग्रेस सरकार की बात करें चाहे बीजेपी सरकार की बात करें। कांग्रेस सरकार के टाइम एक बार जो मलिन बस्ती के लोगों ने ये भी एक नारा दिया था कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है मेरे शहर में चुनाव आ गया है। अविनाश जी, धन्यवाद श्रीमान। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प तो लेकर चलती है लेकिन उसे चुनावी समय के लिए विकल्प के रूप में छोड़ देती है। कांग्रेस पार्टी के समय में मलिन बस्ती में उनका जो नियमितीकरण था अर्थात उनका जो मालिकाना हक देने का काम किया था वो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी में एक समिति बनाई गई थी श्री राजकुमार जी के नेतृत्व में, जिसमें करीब 400 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ था और विधानसभा में बाकायदे इसको पारित भी किया गया और एक कानून के रूप में भी इसको अमलीजामा पहनाया गया। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार के हटते ही उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं की। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या अभी तक कितने ऐसे आंकड़े आपके पास है कि कितने लोगों को मालिकाना हक दे दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के शासन में? अभी तो आपने कहा कि मुझे राशन कार्ड दे दिया गया है, आपने कहा कि बिजली की व्यवस्था कर दी गई है, ये तो मूलभूत सुविधाएं कांग्रेस ने ऑलरेडी पहले ही करके रखा हुआ था। आपने कौन सा नाम की ऐसा कार्य कर दिया जिससे मलिन वस्तु के उनके लोगों को मालिकाना हक दे दिया? हमारे वहां पे कांग्रेस पार्टी के समय में 4 ऐसे प्रारूप बनाए गए थे जैसे कि 50 वर्ग मीटर का किसी का आवास हो, किसी का 100 वर्ग मीटर हो, 150 वर्ग मीटर हो और 250 वर्ग मीटर के आवास को भी चिन्हित किया गया था और उसके करीब 60 से 70 ऐसे परिवारों को उनका मालिकाना हक दे दिया गया था। परंतु
चुनाव आचार संहिता के लगते ही उसको हम इससे उसको अमली जामा और पहना पाए, उसका क्रियान्वयन कर पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सीधे चुनाव आयोग तक पहुंच गए थे। उन्होंने ये बोला कि नहीं, इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। तो जाहिर बात है कि जब चुनाव आचार संहिता लगती है तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जा सकता जिससे कि किसी एक पार्टी को बिल्कुल एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं नवीन जी। अगर हम बात करते हैं मलिन बस्ती की, देखिए बीजेपी अपने दावे करती है, कांग्रेस अपने दावे करती है। इसमें एक बड़ी समस्या यह भी आती है कि खासकर बरसात के टाइम में उन मलिन बस्तियों में इतनी बुरी तरीके से पानी भर जाता है कि गरीब आदमी सुबह से लेकर शाम तक जो दिहाड़ी करता है वो दिन भर अपने घर का पानी निकालता रह जाता है, क्योंकि ना तो वो परमानेंट हो रहे हैं, ना ही वो टेम्परेरी हो रहे हैं। एक तरफ एमडीडी उनको नोटिस दे रहा है, हालांकि रायपुर विधायक ने कहा है कि जब कैबिनेट में यह फैसला आ गया है कि इनको 3 साल के लिए एक्सटेंड किया जाए तो उस कंडीशन में एमडीडीए नोटिस नहीं दे सकता। ये नगर निगम क्षेत्र के अंदर आते हैं, नगर निगम इनको कुछ कह सकता है लेकिन एमडीडीए का कोई राइट नहीं बनता। तो इस तरीके के मामले जब उठते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। नवीन जी। जी, आप काला साहब आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि ये जो परंपरागत राजनीति करने वाले दोनों दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने गरीब जनता को झूठी दिलासा देकर, झूठा लालच देकर पहले तो बचाने की कोशिश करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, और फिर उनको मूलभूत सुविधाएं देकर, बिजली पानी जैसी सुविधाएं देकर उनको वहां पर स्थापित कर देते हैं। लेकिन उसके पीछे इनका उद्देश्य उनको बसाना नहीं होता है, इनका उद्देश्य होता है स्वयं बसना, क्योंकि उनको वोट बैंक मानते हैं। तो गरीब जनता जो आज रोड के किनारे बैठी है, जहां पर कल मैं अगर बात करूं देहरादून की पथरिया पीर एक क्षेत्र है मसूरी विधानसभा में, वहां पर कल वो नदी 8 फीट ऊंची आई है। आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों का पुस्ता बह गया है, लोगों की दीवारें बह गई हैं, और जानमाल का नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि रात का समय था, लोग अपने घरों में सोए थे, अगर कोई बच्चा बाहर होता तो शायद उस बेग में बह जाता। तो इन सबके पीछे जो उद्देश्य इनका रहता है केवल वोट बैंक है, और बार बार ये कहा जाता है कि कानून नहीं है या व्यवस्था नहीं हो सकती है। अगर कानून नहीं है तो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून बना सकती है। सरकार ये कानून ला सकती है कि जब तक इनको पुनर्स्थापित नहीं किया जाता, पुनर्वास इनका नहीं किया जाता, तब तक बस्तियां नहीं टूटेंगी। सिंपल एक लाइन का स्टेटमेंट देना है सरकार को कि उत्तराखंड की कोई भी बस्ती नहीं टूटेगी जब तक उनकी व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो सरकार उसको कहने में क्यों हिचकिचाती है? 2 महीने 3 महीने उसको एक्सटेंड करके 3 साल एक्सटेंड करके अपने सहूलियत के हिसाब से एक्सटेंड करके गरीबों पर जो तलवार लटकाए रहती है सरकार, वो सरकार अपने चुनावी विकल्प के लिए कर रही है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चुनावी चाल चल रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो 3-4 विधायक बोल रहे हैं, इन क्षेत्रों में सारा वोट बैंक बस्ती में, मलिन बस्ती में है। ये चाहते हैं कि वो वोट बैंक इनकी तरफ आकर्षित हो, इसलिए सवाल भी उठा रहे हैं। जब 3 साल तक कोई भी यहाँ पर बस्तियां नहीं टूटनी तो फिर सवाल नहीं होता। लेकिन सवाल है कि उनको बचाना, उनके लिए कानून बनाना और सही तरीके से उनको मुख्य धारा में लाना। बिल्कुल। सुभाष बरतवाल जी, उत्तराखंड में 1,80,000 के लगभग मलिन बस्ती में मकान है, 11 लाख के आसपास आबादी है। अगर हम देहरादून की बात करते हैं तो देहरादून में आबादी देखिए 6 लाख के आसपास है। ये लगता नहीं कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है, और ये मुद्दे तभी उठते हैं जब चुनाव नजदीक आने लगते हैं। 2000 से लेकर 2021 आ चुका है, तो चाहे कांग्रेस की सरकार रही चाहे बीजेपी की सरकार रही, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम यह भी आता है कि कुछ लोगों के पास बिजली के कनेक्शन है, कुछ लोग उन्हीं तारों पे कांटे डाल के बिजली लेते हैं, कहीं ना कहीं वो राजस्व का भी नुकसान होता है। उससे बिजली का जो एक प्रॉपर जो लाइन पहुंचनी चाहिए लोगों तक, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आती है। तो लगता नहीं कि इनको या तो नियमितीकरण कर देना चाहिए या सरकार को एक स्ट्रिक्ट फैसला लेना चाहिए। सुभाष जी। नहीं, देखिए नियमितीकरण की कार्रवाई तो जो है वो गतिमान है, और बात यह है कि देखिए हमने तो पिछली बार भी जब जो है हाईकोर्ट का एक आदेश आया था, उसी समय से जो है कवायद शुरू हो गई थी। और आपको याद होगा कि विधायक राजपुर के नेतृत्व में और जो हमारे जो है विधायक मसूरी है, उनके क्षेत्र में पड़ने वाली कुछ बस्तियों के लोगों को जो है पट्टे भी आवंटित करके एक समारोह में देने का काम हुआ। वो करके हल्द्वानी में भी जो है इस प्रकार की जो है चीजें हुई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले जो 4 साल का हमारा कार्यकाल है, उसमें अगर कोई एक भी ऐसा उदाहरण कहीं हो कि जिसमें ऐसी मलिन बस्तियों को जिस पर जो है आदेश न्यायालय का आदेश रहा हो या फिर जो उससे इतर हो, कहीं पर हटाने का काम हुआ हो, तो मैं समझता हूं कि कम से कम मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। बल्कि उनको संरक्षण देने के लिए समय समय पर हमने कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत जो आपको ध्यान होगा कि जो है ट्रांसपोर्ट नगर में हमने बहुत सारे लोगों को जो है वो उसमें उसके तहत जो है स्वामित्व देने का काम किया था कुछ परिवारों को।
तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर इस जो है विषय को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां तक आपने ये कहा कि भाई उन बस्तियों के अंदर जो है कटिया डालकर जो है उसका नुकसान होता है या जो है पेट, देखिए बात यह है कि मलिन बस्तियों में तो आमतौर पर देखिए गरीब तबका ही रहता है और ये माना जाता है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो वहां पर है। अब देखिए अगर जो बिजली की योजनाएं आती है, बहुत सारी योजनाएं जिसमें जो है वो बहुत न्यूनतम दर पर जो है 1 लट्टू की योजना कई बार आती है। अभी भी दीनदयाल जो है कुटीर विद्युत योजना जो है गतिमान है। अब इतनी सारी चीजें होने के पश्चात भी यदि जो है कोई व्यक्ति नहीं करता है और इस प्रकार का जो है काम करता है तो उसको ये समझकर जो है ही अनदेखा किया जाता है सरकारों के द्वारा कि भाई आज नहीं तो कल जो है किसी न किसी प्रकार से इसको जो है हम मुख्य धारा में ले आएंगे। और इसलिए ये प्रयास होता है कि उसको भी जो है उसके तहत कोई इसी तरह की योजना बनाई जाए ताकि वह उनसे आच्छादित हो जाए। वो बनती रहती है समय समय पर। सड़कें बहुत अच्छी हैं, देखिए काला जी मैं कह रहा हूँ आपको कि आप मलिन बस्तियों के अंदर जाएंगे बहुत बेहतरीन सड़कें जो है, चाहे आप जो है रिस्पना के किनारे जो तमाम की तमाम मलिन बस्तियां हैं, चाहे आपकी जाखंड नदी पर जो मलिन बस्तियां उनकी बात करें, चाहे फिर जो है आपकी जो धर्मपुर विधानसभा के अंदर पड़ने वाली तमाम मलिन बस्तियां उन पे जाएंगे। विद्युतीकरण की कोई समस्या नहीं है, पेयजल की कोई समस्या नहीं है। देखिए राशन के संदर्भ में जो है जिस प्रकार बहुत आसान हुआ है लोगों को जो है राशन कार्ड बनाना, उनका जो है आधार कार्ड से लेके उनके पहचान पत्र से लेके, तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहता कि अन्य सरकारों ने नहीं किया होगा, लेकिन हमने उसको बहुत प्राथमिकता के आधार पर किया है कि उनको वो तमाम के तमाम जो है अभिलेख हो, तमाम के तमाम प्रमाण पत्र हो, तमाम की तमाम सुविधाएं मुहैया की जाए, जिससे जो है उनका आर्थिक जीवन जो है, आर्थिक स्तर वो सामान्य वर्ग के लोगों के समक्ष जो है और खड़ा हो जाए। इसलिए ये कहना ठीक नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कहीं किसी का उत्पीड़न हुआ है। हमने सभी के साथ जो है मलिन बस्तियों के साथ जिस प्रकार से एक दृष्टि से और एक जो है भाव से काम किया है, उससे लोगों का जीवन स्तर उठा भी है, इसको देखा जा सकता है मलिन बस्तियों के अंदर जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। अविनाश जी हम एक तरफ तो बात करते हैं स्मार्ट सिटी की, दूसरी तरफ हम कहते हैं मलिन बस्तियों को नियमितीकरण किया जाएगा, उनको बचाया जाएगा। बरथौर साहब कहते हैं कि सड़कें बहुत अच्छे कंडीशन में है, लेकिन प्रश्न यहां पे भी उठता है कि बस सिविल लाइन नहीं है, गंदगी का अंबार है, कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है वहां पे। क्योंकि देखिए जो भी मलिन बस्ती में रह रहा है वो नेचुरली एक कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जाता होगा, स्कूल भी नहीं बच्चे जाते, वो दिन भर मैक्सिमम जो है बच्चे जो है वो दिन भर पूरा भीगते रहते हैं या सड़कों में गाड़ी की सफाई करते हुए नजर आ जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि हम देहरादून को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जा रहे हैं या मलिन बस्ती की तरफ लेके जा रहे हैं। अविनाश जी। काला साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जैसे भी बरथौर साहब ने कहा है कि हमने ये सारे काम किए, अभिलेख प्रस्तुत किए, प्रमाण पत्र दिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कौन सा इन्होंने अभिलेख और प्रमाण पत्र लोगों को दे दिया जिससे उनकी जीवन दिनचर्या सुधर गई, जिससे उनकी जीवन की जो प्रत्याशा वो ऊपर उठ गई है, उच्च दर पर पहुंच गई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आगे उत्तराखंड में सिर्फ मैं देहरादून की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूरे उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। जैसा कि आपने बताया कि 11 लाख से ऊपर लोग मलिन बस्ती में निवास करते हैं, ऐसे कितने लोगों के जीवन स्तर पर उन्होंने सुधार दिया। स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह शहरों में गड्ढे खोद दिए। आप अगर अपनी गाड़ी लेके जाते हैं ये नहीं समझ में आता कि बरसात के समय आप सही समय अपने घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आप शिक्षा की बात करते हैं मलिन बस्ती में, वहां पर शिक्षा के आप देखिए ना, खुद ही आपने जैसा बोला कोई भी गरीब बच्चा जो है वो कॉन्वेंट में नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। सबसे पहले तो वो अपने जीवन यापन के लिए परेशान है, उनके माता पिता बच्चों को कहां तक पढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, चाहे वो आप दिल्ली से ले लीजिए, यहाँ उत्तराखंड में ले लीजिए। यहाँ के लोगों को उत्तराखंड के लोगों ने सर आंखों में बिठाया, बहुमत के साथ इनकी सरकार बनाई, लेकिन इन लोगों ने उत्तराखंड देवभूमि को इस प्रकार से इन लोगों ने अमर्यादित कर दिया है कि लोग एक बार फिर सोच रहे हैं कि हम दोबारा इस सरकार को न लेके आए ताकि इससे ज्यादा उत्तराखंड का बेड़ा गर्क न हो। नवीन जी, रुख आपकी तरफ करना चाहूंगा। नवीन जी देखिए, अगर आज भी बहुत ज्यादा बारिश हुई है देहरादून में, अगर हम सड़कों की बात करते हैं तो सड़कों को जनरली जो है साइंटिफिक वे में अगर हम बात करें कॉन्वेक्स वे में बनाना चाहिए। कॉन्केव में तो नेचुरली पानी भरेगा, लेकिन कई जगह सड़कें जो है बीच में गड्ढा है, किनारों की तरफ उसमें उभार है, तो पानी की निकासी किस तरीके से होगी। जगह जगह हम पब्लिक को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम देहरादून को स्मार्ट सिटी की राह पे लेके चल रहे हैं? यहाँ पे एक बड़े प्रश्न खड़े होना लाजमी है
क्योंकि आप भी अभी अपनी गाड़ी से आए होंगे, हम भी अभी अपनी गाड़ी से यहाँ स्टूडियो में पहुंचे, तो ये जगह जगह इस तरीके के जो है, क्योंकि देखिए अगर मलिन बस्ती की हम बात करते हैं तो उसकी तरफ ढाल अधिकतर होती है, नदी के किनारे बसे हुए होते हैं। दिक्कत यहां पे भी आ जाती है कि जब पानी का बहाव तेज आता है तो कहीं जान माल का नुकसान भी होता है, पानी उनके घरों के अंदर घुस जाता है, उनका जो राशन होता है वो तक बह जाता है। तो वहां पे हम नियमितीकरण अगर उनको करें, सरकार कहती है कि हम नियमितीकरण भी करेंगे भविष्य में, हालांकि अभी हम ही सरकार ने 3 साल का समय उनको दिया, 2024 तक ये मामले नहीं छेड़े जाएंगे। और प्रश्न ये भी उठ रहे हैं कि कैबिनेट ने जब कह दिया है कि इनको 3 साल तक नहीं छेड़ा जाएगा तो एमडीडीए उनको नोटिस कैसे दे सकता है? नवीन प्रसाद जी। देखिए काला साहब, जहां तक नोटिस की बात है, सरकार अपने हथियारों का, अपने इंस्ट्रूमेंट, सरकार का इंस्ट्रूमेंट है एमडीडीए। एमडीडीए से नोटिस दिलवाकर और इनके विधायक सदन में उस आवाज को उठाकर उस गरीब जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। दूसरा, अगर हम स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें स्मार्ट सिटीजन भी बनाने पड़ेंगे। और जो नियमितीकरण होगा, नियमितीकरण का मतलब ये नहीं कि अगर वो नदी के किनारे उसका घर है, बहने वाला है, अगले साल बह सकता है, हम उसका वहीं पे नियमितीकरण करते हैं। जितने वहां पर बस सकते हैं उनको वहां पर बसा के, रेस्ट जो बाकी है उनको कहीं ऐसे सुरक्षित स्थानों पर उनका अपार्टमेंट बनाया जाए। और जो आवास विकास योजनाएं इतनी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उसके तहत यहाँ पर अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बनाई दी जाए तो मुझे लगता है कि सारी जनता उसमें समाहित हो जाएगी। जब तक आप स्मार्ट सिटीजन नहीं बनाएंगे, स्मार्ट सिटी हो नहीं सकती है। और जहां तक आर्किटेक्चर का बात और इम्प्लीमेंटेशन की बात जो आप कर रहे हैं, आपको देहरादून का देखें हाल, समझ में नहीं आता कौन सरकार का एडवाइजर है, कौन इनके आर्किटेक्ट हैं, चाहे वो फ्लाईओवर की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, किसी भी, चाहे वो पार्किंग की बात हो, तो हर आर्किटेक्चर में खामियाजा है, उसके डिजाइन में, ड्राइंग में सब खामियाजा है, जिसका जनता भुगत रही है खामियाजा, उसमें कमियां हैं, उस कमियों में खामियाजा यहाँ की उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। और ये देहरादून का हाल नहीं, पूरे उत्तराखंड में आप देखते हैं आज जगह जगह पर रोड बाधित हैं। अभी मसूरी में कल हम आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से जान बची, हमारे आगे वाली गाड़ी इनोवा थी, उस पर बहुत सारे पत्थर एक साथ गिरे, कई लोग उसको घायल हो गए। तो जो गर्द पूरे रोड पर चलते हुए उत्तराखंड में इस बार चलता है, और एक तरफ हम ऑल वेदर रोड की बात करते हैं, लेकिन उसके जो नियम है, जो उसको बनाने के तरीके हैं, उनको हम पूरी तरह से फॉलो नहीं करते। हम बड़े बड़े ब्लास्टिंग वहां पर कर रहे हैं, पहाड़ों की सतह को हिला देते हैं, और जहां पर रोड कटिंग होती है वहां पर कोई झाड़ियां या कोई पेड़ ऐसे लगाने की कोशिश नहीं करते जिससे कि वो लैंडस्लाइड ना हो पाए। तो बहुत सारी खमियां हैं, तो इसलिए हम पुनर्निर्माण की बात करते हैं कि पुनर्निर्माण, इन सब चीजों का पुनर्निर्माण होना, नए सिरे से सोच के उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण देकर इसका निर्माण करना है। बिल्कुल। सुभाष बरथवाल जी, लोग धन दान करते हैं, जमीन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। आपने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए दान कर दिया, समाज सेवा के लिए दान कर दिया। 2017 में मैनिफेस्टो में आपने लिखा था कि हम कंप्यूटर देंगे और स्मार्टफोन देंगे गरीबों को। क्या गरीब को स्मार्टफोन देने से उसका जीवन जो है स्मार्ट हो जाएगा? सुभाष बरथवाल जी। नहीं, देखिए आज तो आप देखिए कि संचार जो है हमारे जीवन की धुरी बन गया है। और अगर जो है कोई व्यक्ति जो है आपको किसी भी एक वर्ग विशेष को, एक समुदाय को या एक क्षेत्र को जो है मेन स्ट्रीम में लाना है, तो सबसे पहले जो फोकस होता है वो संचार पर ही जाता है। और संचार में देखिए आप स्मार्टफोन को आज ये आवश्यकता बन चुका है कि आप हर तरह से जो है, अगर आदमी की आइडेंटिटी भी कहीं पर आपको एक एप्लीकेशन भी जो है कहीं भेजनी है, बच्चे की हो या स्वयं का भी जो है कहीं आइडेंटिफिकेशन करना है, तो उसके लिए भी वो आज आवश्यक हो गया है। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार ने निर्णय लिया है कि देखिए अभी जिस प्रकार कोविड आया, आप इसकी महत्ता को इस रूप में समझ सकते हैं काला जी। कोविड आया, कोविड के पश्चात जब जो है ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई, तो देखिएगा कि मैं एक बार बाजार में अभी खरीदने के लिए गया एक टैबलेट, तो पता लगा कि टैबलेट जो है दुकान में नहीं मिलते हैं, वो जो है ऑनलाइन ही जो है उनकी डिलीवरी होती है। तो पता किया कि भाई क्यों ऐसा क्यों है, तो पता किया कि साहब ये तो जो कोविड की वजह से बच्चों की जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसकी वजह से सारा का सारा जो है कंपनियों से और उनके अभिभावकों को खरीद दिया जाता है। तो बात यह है कि बदलती हुई परिस्थितियों में अगर आपका ये सवाल है कि साहब उसकी क्या जरूरत है, तो आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो है आज वो कितना आवश्यक है। आज आदमी को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए, आज आदमी को अवेयर बने रहने के लिए, आज आदमी को जो है आगे बढ़ने के लिए, आज आदमी को अपना जो है राशन कार्ड बनाने के लिए, आज आदमी को जो है अपना सर्टिफिकेट इनरोल करने के लिए, आज आदमी को नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए, आज आदमी को जो है अपना वोटर आईडी कार्ड जो है कहीं प्राप्त करने के लिए, ये सारी की सारी चीजें इस प्रकार से संजाल जुड़ गया है कि इसमें जो है एक स्मार्टफोन की तो बड़ी आवश्यकता है।
अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो देने की बात है, आपने दिए या नहीं दिए वो बताइए कि उसकी आवश्यकता तो है, लेकिन वो दिए या नहीं दिए आपकी सरकार ने, जो आपने मैनिफेस्टो में लिखे थे। एंकर महोदय का पूछने का तात्पर्य था शायद मुझे। नहीं, मैं समझता हूं कि 2000 उसके जो आपने तो मेरे से यही सवाल किया है कि जो है आपने ये वायदा किया है तो उसको उसकी क्या जरूरत है, आपने ये सवाल किया तो मैंने उसका ये जवाब दिया। बिल्कुल एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं अविनाश जी से। अविनाश जी, 2017 से 2020 के बीच 3266 नोटिस बांटे गए मलिन बस्तियों में। एक तरफ सरकार बात करती है कि हम नियमितीकरण करेंगे, इन लोगों को बसाएंगे, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, दूसरी तरफ 3266 नोटिस चले जाते हैं। अविनाश जी। दादा साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरा में बहुत अंतर है। वो कहती कुछ और है, दिखाती कुछ और करती कुछ और है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक बार एक एक्ट पारित कर दिया है कि जितने भी मलिन बस्ती में लोग रह रहे हैं उनका नियमितीकरण कर दिया जाए, उनको उनका मालिकाना हक दे दिया जाए। बाकायदा विधानसभा में पारित हुआ था और एक कानून ही बना था, उसके 400 करोड़ का बजट ही पास हुआ था। तो जब हम लोगों ने सब कुछ बना के दे दिया है तो आपने उन लोगों को मालिकाना हक क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, एक छोटी सी प्रतिक्रिया नवीन प्रसादी जी से ले लेता हूं, समय की बात है। बहुत कम शब्दों में नवीन प्रसादी जी, मलिन बस्तियों का नियमितीकरण क्या यह संभव है बीजेपी और कांग्रेस राज में? नवीन प्रसादी। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के राज में संभव नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के राज में संभव है। ये हमने दिल्ली में किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक बस्ती नहीं टूटने दी, एक झोपड़ी नहीं टूटने दी। केंद्र सरकार के आदेशों के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी हमने रेलवे ट्रैक के किनारे जो थे सारे बस्तियों का सर्वेक्षण किया और उनको पुनर्वास करने की पूरी कोशिश की। बिल्कुल। सुभाष बरखवा जी, अविनाश जी, नवीन प्रसादी जी, आज की चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि रायपुर विधायक उमेश शर्मा साहब काऊ ने कहा कि जब कैबिनेट में पास हो चुका है तो एमडीडीए को राइट नहीं होता किसी भी मलिन बस्ती में नोटिस भेजने का, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो मलिन बस्तियों का नियमितीकरण जरूर करेंगे। और शायद ये कहना ठीक होगा कि मलिन की बस्ती में टूटा हुआ मकान किसका है, कहीं दिल कहीं जान, ये बिखरा हुआ सामान किसका है। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।